हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेडेड 2023 नोटिफिकेशन के बारे में, जो आज ही के दिन पर रिलीज हुई है। नाबार्ड ने अलग अलग पोस्ट पर टोटल 150 वैकेंसीज निकाली है, बट आपका मेरा डिस्कशन लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ फाइनेंस साइड की वैकेंसी के बारे में। हम फाइनेंस साइड के बारे में समझेंगे कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इस पर्टिकुलर पोस्ट पे एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितना इजी या डिफिकल्ट रहने वाला है इस एग्जाम को प्रिपेयर करना और क्रैक करना। चलो नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। आज के दिन से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया 2 सितंबर से, और ये ओपन रहेगा 23 सितंबर तक। तो आप तब तक असेस कर सकते हैं कि आपको ये एग्जाम देना है कि नहीं देना है, और अगर देना है तो किस पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। आपका 3 फेज में एग्जाम कंडक्ट होगा ना, मतलब टोटल 3 फेज रहेंगे सिलेक्शन में। फर्स्ट फेज इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सेकंड फेज इज मेंस एग्जामिनेशन एंड लास्ट इज इंटरव्यू। आपका फेज 1 होगा 16 अक्टूबर को, और एक्सपेक्टेड है कि आपका मेंस का एग्जाम होगा 19 नवंबर को, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। चलो बात को स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी से। यहाँ पर फाइनेंस साइड की वैकेंसी का नंबर 15 है, जो बहुत ही दिल टूटने वाली बात है। लास्ट टाइम की रिक्रूटमेंट की बात करें तो वैकेंसी का नंबर था 30। सबको लग रहा था कि इसके आसपास ही नंबर आने वाला है या इससे बढ़ने वाला है, बट ये नंबर काफी रिड्यूस हो गया और सिर्फ 15 वैकेंसी आई। स्पेसिफिकली अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में, जिसमें एक बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, उसमें वैकेंसी का नंबर है सिर्फ 3। ठीक है जी। सुबह सुबह काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ गया कि सर सिर्फ 3 सीट है, मतलब समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करें या ना करें। चलो आगे बात करेंगे। चलो जी, एससी कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, एसटी में 1, ओबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में 2। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 15। नो डाउट बहुत बुरा लग रहा है देख के, बट अब जो पढ़ रहे हैं, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो फाइनेंस साइड में ही जॉब करने जाते हैं, उनका पैशन है फाइनेंस साइड में काम करने का, वो तो इस एग्जाम को देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। इसके अंदर पिछली बार के अगर नोटिफिकेशन को देखें तो ज्यादा कुछ चेंज आया नहीं है। ठीक है जी। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर वन डिसिप्लिन। अच्छा ये बात को ध्यान रखेंगे आप सिर्फ एक क्या कहते हैं डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसके अंदर क्या कैच मैं आपको ये बताऊंगा, आगे जाके बात करेंगे कि क्या इस पे डिफरेंट रहेगा। चलो जी, बात करते हैं आगे। फाइनेंस साइड की अगर बात करें तो एलिजिबल कौन है, काफी कम एग्जाम के अंदर स्पेसिफिक बीबीए बीएमएस को एलिजिबल रखा गया रेगुलेटरी बॉडी की अगर मैं बात करूं। तो अगर आप बीबीए आपने बीबीए कर रखा है, आपने बीएमएस कर रखा है और आप एलिजिबल है, तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि काफी कम रेगुलेटरी बॉडी में आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। ठीक है जी, अगर आपने एमबीए वगैरह नहीं कर रखा। आई डोंट नो, पता नहीं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर बीबीए बीएमएस के बच्चे इतने हैं भी कि नहीं। ठीक है जी। चलो, बीबीए बीएमएस के बच्चे एलिजिबल है विद 60% मार्क्स। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये जो परसेंटेज का मार्क्स है वो 5% रिड्यूस करके 55 पे आ जाता है। ठीक है। और आपने कर रखे हो 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिप्लोमा, या फिर आपने एमबीए कर रखे हो फुल टाइम फाइनेंस के अंदर, आपने एमएमएस कर रखे हो फाइनेंस के अंदर विद 55% मार्क्स। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वो 50% पे है इन एग्रीगेट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी ने मतलब ओके कर रखे हैं, रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। चलो जी, आगे बात करते हैं। और बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस विद 60% मार्क्स, इसके अंदर भी रिलैक्सेशन है 5% का एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। साथ साथ क्या बोला, अच्छा इसके अंदर क्या होगा, जो एमबीए वाले काफी सारे स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग साइड के हैं, जिन्होंने एमबीए कर रखा है फुल टाइम फाइनेंस के अंदर, तो वो एलिजिबल हो गए, तो जी आपको भी एग्जाम देना चाहिए। ठीक है जी। चलो, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, साथ ही साथ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, वो एलिजिबल है। सीएस सीएफए एलिजिबल है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन के अंदर, और साथ ही साथ आप अगर कॉस्ट अकाउंटेंट है तो भी आप एलिजिबल है। इसके अंदर एज का क्राइटेरिया मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स, इससे ज्यादा आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है जी। ये एज का क्राइटेरिया जो देखा जाएगा वो 1 सितंबर 2023 पे देखा जाएगा। ओके जी। स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया, अगर आप 2 सितंबर 1993 से पहले बॉर्न हुए तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर आप 1 सितंबर 2002 के बाद बॉर्न हुए तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो मैं कैच की बात कर रहा हूँ उसमें क्या है कि फर्स्ट एग्जाम हर एक डिसिप्लिन का कॉमन ही रहने वाला है, जिसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, एआरडी होने वाला है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सबका कॉमन रहने वाला है। तो आपको ये सारी बातें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। आपको अगर क्वालिफाई करना है फेज 1 का एग्जामिनेशन को, तो आपको ये सारी बातें रिवाइज करनी पड़ेंगी,
या पढ़नी पड़ेंगी। काफी लोग QRE पहले अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ते रहते हैं, बट उसमें आपको इजाफा करना पड़ेगा कंप्यूटर नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस का, साथ में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, ARD का। जो इन पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, वो है ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड जनरल अवेयरनेस। आपको इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे, बट आपको मेंस पे बुलाया जाएगा आपके इन 3 मार्क्स के हिसाब से कि भाई इसके अंदर अगर मेरिट में आप आ रहे हो तभी आपको हम मेंस का एग्जाम देने देंगे। ठीक है जी, पढ़ते क्या लिखा है, क्वालिफाइंग सेक्शन लिखा है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये क्वालिफाइंग सेक्शन है। थोड़े बहुत नंबर ले क्वालिफाई करके, ओके जी ओके। बट आगे का लिखा मेरिट सेक्शन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, साथ में ARD, इसके अंदर से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। ठीक है जी। तो अगर आपको इन सब टेस्ट की, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, क्वांट्स, डिसीजन, अगर बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप इस पर्टिकुलर सेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको जो मेन पढ़ाई करनी है वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की करनी है, घुस के डिटेल के अंदर। जी क्यों करनी है भाई? अगर आप ये करोगे तभी तो आप सेकंड फेज तक पहुंच पाओगे। और सेकंड फेज की अगर मैं बात करूं तो अगर जनरल स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हैं, जनरल स्ट्रीम से आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके अंदर फिर से इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आ जाएगा। तो यहां से हमें समझ में आता है कि अगर हम जनरल स्ट्रीम से पढ़े तो हमें एक ही चीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हमें एक ही चीज को पढ़ने का 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी, 2.5 महीने का टाइम मिल जाएगा ना। अगर हम देखें कि मेंस का एग्जाम 19 नवंबर को है, तो क्या हमें जनरल स्ट्रीम का देना चाहिए? वो आपकी कॉल है, वो आपकी कॉल है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप कट ऑफ को देखोगे तो अगर जो जनरल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं उनकी कट ऑफ फर्स्ट एग्जाम के अंदर, प्री वाले एग्जाम के अंदर, आपके स्पेशलिस्ट कोर्स से काफी ज्यादा होती है। अभी प्रूव करेंगे, दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो, अभी दिखाएंगे आपको। अगर आपको लगता है कि आप इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर, इकोनॉमिक सोशल इशू, ARD, जनरल अवेयरनेस में अगर प्रो हो, आपको कोई हरा नहीं सकता, तो आप जनरल स्ट्रीम से ही एग्जामिनेशन को भरे। बट अगर आपको लगता है कि आपका इतना भी स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है कि आप नहीं प्रिपेयर कर सकते इतने कम टाइम के अंदर, तो आप इसको बेसिक लेवल की पढ़ाई करके क्या पता क्वालिफाई कर जाए आपके दूसरे डिसिप्लिन के पेपर के लिए। दिखाते अभी दिखाएंगे जी, दिखाएंगे, बात कर लेते फिर दिखाएंगे। ठीक है जी। नहीं नहीं सर, पहले आप दिखा दो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। देखो, अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखो, तो अगर जनरल स्ट्रीम की मैं बात करूं, जो प्री वाला एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या आई थी, नंबर आया था, वो आया था 41.75 अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है जी। अगर बात करें ये 41.75 कहां से मिलके आए होंगे, ये आपके 3 एग्जाम है ना, ARD 40 मार्क्स का, आपका क्या कहते हैं GA 20 मार्क्स का, और आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशू 40 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में 41.75 की कट ऑफ रही। वहीं अगर आप स्पेसिफिक जो मैं बात करूं फाइनेंस साइड उसकी करो, तो उसकी कट ऑफ कितनी रही थी, 14.75, मियर 14.75। तो अगर आपको फाइनेंस ही आता है, आप कहते हो जी मेरे को और कुछ नहीं आता, मेरे को तो फाइनेंस साइड का एग्जाम देना है, मैं तो एस्पायर ही कर रहा हूँ कि मैं फाइनेंस साइड एरिया में जॉब करूं, मैंने MBA फाइनेंस कर रखी है, मैं क्या करूं? तो उस केस के अंदर आप बेसिक पढ़ाई करके, बेसिक तो नहीं मैं अगर कहूंगा, अगर आपको क्वालिफाई करना है प्री, तो जी जान तो लगानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दोगे, तो जी जान लगा के आप ARD ESI को पढ़ेंगे, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और आपके साथ में ये मतलब बात को क्लैरिफाई मिल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं ठीक से, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है जी। तो मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना इजी है, बट इस पोस्ट को लेना उतना ही डिफिकल्ट है। वो कैसे? अगर आप बात करो कि जो फाइनल कट ऑफ आती है, फाइनल सिलेक्शन होता है, तो उसका आप जरा सिलेक्शन का नंबर देखो, 200 नंबर का पेपर होता है, और उसके अंदर हालत टाइट हो जाती है। 158 नंबर लोग लेकर आते हैं क्वालिफाई करने वाले, जिनका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर बात उतनी ही थोड़े से हाई लेवल पे चलेगी। तो जो फाइनेंस साइड का आपको मतलब मेन डिसिप्लिन का जो एग्जाम देना है, जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, चाहे वो जनरल भी हो, जनरल के भी तो मार्क्स देखो क्या खतरनाक मार्क्स लेकर आ रहे हैं लोग। तो आपको बढ़िया से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंस के लिए तो एटलीस्ट, मेंस के लिए तो पूरी जान लगानी पड़ जाएगी। ठीक है जी। चलो बात को पढ़ते हैं आगे, और पीछे चलते हैं जो बातें रह गई थी।
चलो सर, हमें समझ में आता है। चलो हमने फेज 1 जैसे तैसे करके क्वालिफाई कर लिया, नंबर थोड़े से कम दे रखे कट ऑफ के, तो वो कट ऑफ के नंबर में भी थोड़ा वो चेंज आएगा ना, क्योंकि वैकेंसी का नंबर कम हो गया है। अच्छा, वैकेंसी के नंबर के कम होने से आप ये भी अपने दिमाग में बात रखना कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आप बहुत सीरियस हैं, तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, बात छोड़ दो, ठीक है जी। बट ऐसा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स भी है जो इस एग्जाम को आप छोड़ देंगे। बड़े सारे बच्चे इस एग्जाम को छोड़ देंगे कि हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, बहुत जो वैकेंसी का नंबर है वो बहुत कम है, तो देखते हैं प्रैक्टिकल है कि नहीं है। भाई हम प्रैक्टिकल नहीं देखते, हम देखते हैं दिल कह रहा देना तो देना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंस एग्जाम के बारे में क्या है, आपका पेपर 1 होगा जनरल इंग्लिश का, सेम पैटर्न है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 90 मिनट्स देंगे 100 मार्क्स का। पेपर 2 होगा स्पेसिफिक स्ट्रीम का पेपर, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है। जनरली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। ऐसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग का एक टेस्ट होगा जिसमें आपको टाइप करना पड़ेगा, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आपको ये वाले पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देना है, तब जाके अगर आप उतना हाई स्कोर कर पाते हो तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक और बात, यहाँ पर जो आपका प्री का क्वालिफिकेशन का रेशियो रहेगा, उन्होंने बोला हम सिर्फ 25 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी, 25 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी, उतने लोगों को ही मेंस के एग्जाम के लिए बुलाएंगे। अगर मैं फाइनेंस साइड की बात करूं तो उसका नंबर आता है 375, 375, 375 लोगों को बुलाया जाएगा आपके मेंस के एग्जाम के लिए। तो ये नंबर काफी कम है। पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो मेंस का एग्जाम देने सिर्फ इतने ही लोग जाएंगे। वही अगर मैं जनरल स्ट्रीम की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली वहां पे 2000 लोग मेंस का एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 77 है, ठीक है जी। तो प्रिपेयर होकर जाएंगे भाई इतने नंबर में से, सबसे पहले टारगेट ये कि 375 लोगों में आना है, और फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा। 15 वैकेंसी है तो 45 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है जी। हाँ सर, हम प्रिपेयर है, बताओ हमें करना क्या है। देखो सारी की सारी यहाँ पे बातें लिखी हुई है ना रेशियोज के बारे में, अगर आपको चेक करना हो कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है जी। बाकी मैं यही बोलूंगा, एप्लीकेशन फीस वगैरह आप सारा देख लेना, एमोल्यूमेंट्स का 1 लाख तक का सैलरी है। बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि एग्जाम का अगर मैं प्री की बात करूं, जो अलग डिसिप्लिन के लिए देने वाले हैं, तो आपके लिए प्री थोड़ा सा इजी हो सकता है, बट कहीं से भी आपका मेंस एग्जाम इजी नहीं होने वाला, ये नंबर देख के। और उसके बाद वैकेंसी का नंबर कम होने के बाद क्या पता कंपटीशन ज्यादा हो जाए, हो गई ऑब्वियसली, कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका कॉल है कि आपको जनरल स्ट्रीम या आपको फाइनेंस स्ट्रीम या कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम का देना है। आप 2 स्ट्रीम का एग्जाम नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि चाहे वैकेंसी का नंबर बहुत कम हो, चाहे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे मेंस के एग्जाम के लिए उनका नंबर बहुत कम हो, बट फिर भी मैं सी रमन लूथरा क्लासेस में इस एग्जाम के लिए आपको गाइड करूंगा। लेक्चर नोट्स एमसीक्यूज जितना हो सकेगा एग्जाम डेट तक उतना हेल्प करा जाएगा। अगर आपको इसके कोर्सेज को रेफर करना है तो आप मेरी एप्लीकेशन पे जाके रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका ऑफिशियल सिलेबस भी जल्दी आउट हो जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस एक्सपेक्टेड है कि सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नोटिफिकेशन में कोई फर्क नहीं है, बट फिर भी हम वेट करते हैं, क्या पता ऑफिशियल जो सिलेबस का अभी डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, ठीक है जी। अगर जैसे ही वो सिलेबस आता है तो मैं आपके पास उसकी एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तब तक अगर आपको कुछ कंटेंट को रेफर करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल या मेरी एप्लीकेशन पे जाके कुछ लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, बट जो भी फाइनेंस साइड का एग्जाम देने वाला है वो मेरी एप्लीकेशन पे जाके मेरे को रीच आउट कर सकता है। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं बात करने के लिए, समझने के लिए कि एग्जाम देना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, किन किन एरिया पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलो इसी के साथ साथ इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।